जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वायुमंडल और जलवायु। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर तक है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी, रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जियोन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैस भी विद्यमान हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तपन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चित्र में देखते हैं। वायुमंडल में प्रमुख गैसों का अनुपात। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.01%। आगे बढ़ते हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती हैं। अधिक तापमान के कारण जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जलवाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा इसी से होती है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूलकण है, जो वायुमंडल के इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूलकणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय ललिमा की धूलकणों के कारण ही दिखाई देती हैं। संगणन में इनकी भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती हैं। इसके अभाव में संगणन संभवतः नहीं है। वायुमंडल की संरचना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचनाओं को एक चित्र की सहायता से समझें। वायुमंडल की संरचना। क्षोभमंडल 13 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्षोभमंडल कहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। मध्य मंडल 80 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को मध्य मंडल कहते हैं। आयन मंडल
400 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को आयनमंडल कहते हैं। बहिर्मंडल, सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र को बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोभमंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि इस परत में घटित होते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, इसीलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती हैं। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य मंडल, समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। आयन मंडल, मध्य मंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहा जाता है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यह गैसें अत्यंत विरल होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु, किसी स्थान विशेष की अकाल्पनिक पर्यावरण दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसम दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस समय की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घकालीन के बाद दिखाई देता है। मौसम एवं जलवायु के तत्व, वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, पवने आदि हैं। वायुमंडल के सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तापमान, तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी। यह वायुमंडल के तापमान के कारण होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक रहता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान लगातार कम होता है,
क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घकालीन तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर तापमान संतुलन बना रहता है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है, जबकि तापमान मापने के यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं साधारण तापमापी। आगे बढ़ते हैं। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं में दबाव डालती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। वायुदाब मापी यंत्र आप देख सकते हैं चित्र में। आगे बढ़ते हैं। तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर से जाने पर वायुदाब तेज से कम होता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर कहते हैं। वायु दिक्सूचक एनीमोमीटर। पवन। आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा होगा। यह पवन के कारण ही होता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यह पवन के कारण होता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती हैं तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। सोचिए, तेज पवन में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें ये 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक, पछुए एवं ध्रुवीय पवनें ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। वायुदाब की पेटियां स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इसकी दिशा एवं क्षेत्र को देखा जा सकता है। सामयिक मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। तटीय क्षेत्रों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। वायुदाब की पेटियां व स्थायी पवनें आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल समीर, स्थल समीर। सूर्य, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। समुद्र ठंडा, गर्म स्थल। दिन, रात्रि के समय ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडा स्थल। तो स्थायी पवनें
ये पौने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें जिसे लू कहा जाता है। चिनूक, रॉकी पर्वत, फोहन एवं म्रिस्टल यूरोप आदि विश्व में अन्य स्थायी पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने महसूस किया होगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आर्द्रता। यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण कपड़े देरी से सूखते हैं। जल वाष्प ऊपर उठती हैं तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। जल वाष्प संघनन होकर जल की बूंदों में बदल जाती हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे खींचता है। तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती हैं। वर्षा की एक ऐसा माध्यम है जो प्रति वर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। आप चित्र में देख सकते हैं स्वहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। सूर्य, ये धरातलीय वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है और ये चक्रवातीय वर्षा है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी और सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है: स्वहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। विश्व में वर्षा का विवरण। विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है क्योंकि वर्षा का विवरण कई कारणों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। विषुवत रेखा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग, शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर रहती है। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा न के बराबर होती है। ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी वर्षा कम होती है जो हिमपात के रूप में होती हैं। विश्व में वर्षा का विवरण। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा। तो चित्र में आप समझ ही गए होंगे इस एरर के माध्यम से ये संकेत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत वर्षा का विवरण। दो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ होती है और यहाँ होती हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा
100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है और सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र व जंगलों का जलवायु पर प्रभाव। जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के निकटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जिस प्रकार समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इसीलिए जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ भी वर्षा भी अधिक होती है। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी सम बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पति कम होती है वहाँ की जलवायु उष्ण एवं शुष्क होती है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए इनमें जानमाल का नुकसान कम होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं, जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवात अटलांटिक महासागर में हैरिकेन टोर्नेडो का दृश्य। प्रतिचक्रवात हवाओं के द्वारा निर्मित वर्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार, जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रतिचक्रवात कहलाता है। प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती हैं, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप क्लॉकवाइज तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत अनक्लॉकवाइज होती हैं। प्रतिचक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है, वर्षा नहीं होती। प्रतिचक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलता है। शब्दावली। भूमंडलीय तपन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आर्द्रता, वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की सभी परतों में स्थित वायु का दबाव। प्रकीर्णन, धूल कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना। जय हिंद दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 2, जिसे हम बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा। मिलते हैं अगले अध्याय में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन, कैरिबियन सागर व मेक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों के नाम हैं। धन्यवाद दोस्तों।